सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषयक धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समसामयिक विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा चर्चा करते हैं और इसी श्रृंखला में हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस दिवस का प्रस्ताव 2014 में भारत ने प्रस्तावित किया था और इसे यूएनओ ने बड़े पूर्ण रूप से इसकी मंजूरी दी थी और सन 2015 से यह हर वर्ष नियमित रूप से मनाया जाता है। क्योंकि कोविड संक्रमण जारी है, लॉकडाउन जारी है, तो इस वर्ष ये सार्वजनिक रूप से न मनाते हुए हमारे घर में इसे मनाने का प्रस्ताव किया गया और इसीलिए इस वर्ष की थीम है योगा एट होम, योगा विथ फैमिली। और आज विषय पर चर्चा के लिए जिन विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया है वे अमरावती शहर की जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट और फर्स्ट लेडी ऑफ आईएमए अमरावती यानी अमरावती आईएमए के अध्यक्ष उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मेघा जी रोहनकर है। मैम, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैम, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग, इसके शारीरिक फायदे क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं? जैसे कि हम सबको पता है कि योग ये 2015 से हम लोगों ने इंटरनेशनल योग दिन मनाने का फैसला किया है हमारे आदरणीय मोदी जी ने। तो उस अनुषंगान में योग और सामाजिक जीवन में योग का बहुत ज्यादा महत्व है और इसके काफी फायदे हैं, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक भी है। तो योग का मतलब ही जोड़ना है, तो शरीर और मन को जोड़ने वाला जो तार है वो योग से ही पाया जाता है। इससे काफी फायदे होते हैं, जैसे कि हम लोगों के अगर हम योगासन करते हैं, शारीरिक योगा करते हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है, जॉइंट्स के इसमें मांसपेशी में पावर बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके मानसिक भी विकास बहुत ज्यादा होता है और शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए योग का बहुत बड़ा महत्व है। जिस तरह से कि अगर हम योगासन करते हैं तो उसके जो विभिन्न आसन होते हैं तो उसमें जो हमको बैलेंस बनाए रखना होता है, तो ये हमारा बैलेंसिंग पावर बढ़ता है और साथ में जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनकी मसल का लवचिकता, एंड्योरेंस भी बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, मसल टोन अप हो जाते हैं। हाँ, ये हर रोज योगा करने से ही होता है, तो उसका इतना ज्यादा लाभ है हर रोज के जीवन में कि अगर हम मसल को योगा को अच्छी तरह से फॉलो करें, आसन को फॉलो करें, तो स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़ती है, हमारा पोस्चर भी करेक्ट होता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाता है। जैसे कि हमारी सकारात्मकता ऊर्जा जो है, सकारात्मक भावना जो है वो भी बढ़ जाती है योगा करने से। और शरीर में तो हर एक प्रकार के बदल आते ही है, जैसे कि आपका अगर स्किन फ्लशिंग होता है, जिसको बोलते हैं कि स्किन के जितने प्रॉब्लम्स है काफी हद तक कम हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, इसका कार्डियो और सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट होता है और बाकी मसल्स और जॉइंट्स भी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, स्टेबिलिटी भी बढ़ती है और मेंटल भी फिटनेस काफी बढ़ जाता है योगा करने से। मैम हर एक जोड़ों में सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से ही जोड़ बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो एक सहज जिज्ञासा होती है कि योगासन कौन कर सकते हैं, यानी किस उम्र में ये योगासन कर सकते हैं, या योगासन करने के पहले हमने कोई पूर्व तैयारी करनी चाहिए क्या? योगासन तो हर उम्र में कर सकते हैं। आजकल तो हर किस्म के योगा निकले हैं, जिसमें एक्सरसाइज से भी योगा का जुड़ना, जैसे कि एरोबिक एक्सरसाइज करके मानते हैं इसको, योगा को भी। तो हर उम्र के बच्चों से लेकर 70-75 तक आप योगासन शुरू कर सकते हैं। सिर्फ उसमें आपको एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि
योगा करने में जैसे कि हम लोग बाकी लोगों को, योगियों को देखते हैं योगा करते हुए, या जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है उनको देखते हैं, उस तरह का योगा हम शुरुआत में नहीं कर सकते हैं। योगा करने के लिए हमको बहुत ही स्टेबल, धीरे धीरे, जितना जिसको बोलते हैं जितना आप कर सकते हो, जितना विदाउट पेन जितना आप कर सकते हो, उस तरह से आपको योगा करना चाहिए। और हर उम्र के लोग योगा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम योगा बहुत अर्ली एज में शुरू करते हैं तो उसमें काफी फायदा हो जाता है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस को भी बैलेंस करने का ये फायदा हो जाता है उसमें। तो तो इसलिए हर उम्र के लोग योगा कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी काफी कवर हो जाते हैं इसमें, जो आज के इसमें बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको डायबिटीज है, शुगर है, अगर ऐसे व्यक्ति योगासन करना चाहें तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, डायबिटीज के लिए तो सबसे बेस्ट है योगासन, लेकिन अगर आपको डिटेक्ट होता है कि आपको शुगर है या आपकी बढ़ रही है, तो हम लोग पहले वॉकिंग के साथ में ही कुछ एक्सरसाइज और योगा बताते हैं। योगा यानी माइंड कंट्रोल का भी एक बहुत बड़ा है, जैसे मानसिक संतुलन इसमें बन जाता है। इसलिए फिर कंट्रोल ओवर सेल्फ, जैसे कि डायबिटीज में जो चाहिए कंट्रोल, खाने पीने का कंट्रोल है और टेंशन लेने का कंट्रोल है, ये सब उस तरह से आ जाता है। तो आप कर सकते हो, अगर शुगर लेवल आपके कम है तो जो आसन आसान है, या फिर जो आप मेडिटेशन के द्वारा धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन कंट्रोल कर सकते हैं, आपके टेंशन्स कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप डायबिटीज में भी योगा कर सकते हैं। आप ब्लड प्रेशर आपको कंट्रोल करके, जैसे कि अच्छे डॉक्टर को दिखा के आप ब्लड प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल में लाइए, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ ही जाता है। इसलिए आप किसी डॉक्टर की सलाह लेके फिर हम लोग योगा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी बीमारी में योगा नहीं कर सकते। हाँ, आप जितना आपके शरीर को, और जितना आप जिसको बोलते हैं कि विद इन द लिमिट्स ऑफ पेन, विद इन योर लिमिट्स, इस तरह का आप कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह की सलाह होगी कि अगर आप कोई बीमारी जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है, तो पहले आप अपने सलाह ले लीजिए अपने डॉक्टर से कि क्या कर सकते हैं, नहीं हाँ, कर सकते हैं। वो जरूरी है। हाँ, और दूसरा जैसे दावा क्योंकि किया जाता। हाई हाँ, शुगर या हाई ब्लड प्रेशर में आप योगा नहीं कर सकते हैं। हाँ, और जैसे कि आप इसलिए कह रहे। आपको हाँ, बोलिए ना। जैसे कि आप, सब आसन सबके लिए नहीं चलते हैं, या सब प्राणायाम वाले जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज है, या श्वसन के जो व्यायाम है, वो सब नहीं कर सकते हैं। तो हर एक ये आसन हर एक के लिए अलग होता है। इसलिए आप एक सलाह ले सकते हैं आपके डॉक्टर की, और आप ये चालू कर सकते हैं। और दूसरा उसी तरह जैसे आपने कहा कि भाई अगर कोई बहुत बड़े बड़े आसन कर रहा है या बहुत जैसे हाई लेवल के आसन कर, तो उनको देख के आप उस तरह से न करिए, क्योंकि हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। हाँ, हर एक की क्षमता अलग अलग है। तो और जैसे स्ट्रेचिंग में अगर आप ज्यादा स्ट्रेच कर देते हो तो उसमें आपको डिसएडवांटेजेस होते हैं। आपका फिटनेस नहीं बढ़ता है, आपकी मांसपेशी आपको तकलीफ देंगी, आपके जोड़ों में दर्द होगा, या आपका कहीं तनाव, जैसे पुल पुश, या फिर जैसे ये स्प्रेन स्ट्रेन्स जो बोलते हैं मसल के, वो आ सकते हैं आपको। तो आपके हिसाब से ही आपको करना पड़ेगा, जितना आप कर सकते हैं। जिसमें बोलते हैं कि आप जितना कंट्रोल आपके ऊपर आप कर सकते हो उतना ही कीजिए। आप बहुत ज्यादा करने से तो दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे। आपको अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो अच्छे योगा जो सिखाते हैं, टीचर्स है, ट्यूटर्स है, उनसे आप सलाह लीजिए, तो आपको बेस्ट आसन मिलेंगे। और आपके जितनी भी बीमारी में भी अगर है आप, तो आप रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज से, जैसे कि श्वसन से शुरू कर सकते हैं। तो जो मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ कि दो चीजें हैं कि एक तो किसी को देख के आप करिए नहीं, और दूसरी बात हाँ, कि अगर कोई योग्य ट्रेनर के अंडर में अगर आप करते हैं तो इसके फायदे होंगे। हाँ, फायदे होंगे आपको। और कई लोग जो ऐसा कहते हैं कि अब टीवी देख के सीख जाएं तो शायद उतना फायदा नहीं होगा, बजाय इसके कि आप किसी नहीं, ट्रेनर के अंडर में करें। हाँ, ये इसलिए है कि जब हम लोग जो योगा ट्रेंड जो लोग है,
अगर हम रामदेव बाबा जी को देखते हैं टीवी पे, उस तरह से हम लोग करने को देखते हैं, तो उनका तो बहुत अभ्यास है, बहुत दिनों से वो योगा कर रहे हैं। उसकी वजह से हम उनको देख के उस तरह के आसन नहीं कर पाते हैं। फिर हम लोग जो अगर उस तरह का स्ट्रेचिंग करते हैं तो कहीं पे भी स्ट्रेन स्प्रेन्स आ सकते हैं, या उसके जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो नहीं होने चाहिए। इसलिए आप अगर पहले दिन एक ट्रेंड व्यक्ति से योगा सीख लेते हो, रेस्पिरेट जैसे श्वसन के जो ये है जो प्राणायाम है, कपालभाति है, ये सब जो है वो आप ट्रेंड आदमी से कर लेते हो, टीचर से कर लेते हो, तो ही आप करो। आप देख के मत करो कि नहीं वो उतना कर रहे हैं तो मैं भी उतना फ्लेक्स करूं या उतना उसको मोड़ू या शरीर को उतना मूवमेंट दूं। आप अपने हिसाब से धीरे धीरे, सिर्फ उसका कंट्रोल आपका ब्रीदिंग पे ज्यादा होना चाहिए, श्वसन पे ज्यादा होना चाहिए, किस तरह का श्वसन आपको करने का है। या जैसे कि हाथ अगर हम ऊपर करते हैं तो सांस अंदर लेनी है या बाहर लेनी है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपको योगा में। तो मित्र, जैसा मैडम हमसे बता रहे हैं कि हर एक आसन अपने सांस के साथ जुड़ा है, कि अगर आप हाथ ऊपर करते तो सांस अंदर लेना, बाहर लेना, आगे झुकते हैं या पीछे झुकते हैं तो उससे सांस का आपके साथ उसका समन्वय होना चाहिए। और इस हाँ, समन्वय होने समन्वय के होना लिए, चाहिए। और इसके लिए आपको एक योग्य योग प्रशिक्षक या ट्रेनर की आवश्यकता होती है, कम से कम शुरुआत के हाँ, लिए। हाँ, उसके बाद भले ही आप घर पे हाँ, कर सकते हैं। एक हाँ, दूसरी हाँ, बात ये मानी जाती है कि ये जो योगासन है, प्राणायाम है, ये दुनिया की सबसे सस्ती सस्ती एक्सरसाइज है, व्यायाम है। ऐसा कैसे? हाँ। वो इसलिए सस्ती है कि आपको एक इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि आपको बहुत बड़ा रूम होना चाहिए, जगह बहुत बड़ी होनी चाहिए। सिर्फ एक साफ सुथरी छोटी जगह पे आप एक दरी डाल के जाए, 1/4 इंच का जो मैट्रेस होता है या 1/8 इंच का जो मैट्रेस होता है, या आपकी दरी है, आपके पास अगर दरी भी नहीं है तो आप आपकी ठीक मोटी वाली चादर लेके भी उसको नीचे बिछा के आप कर सकते हो। तो इस तरह से ये तो चीपेस्ट फॉर्म हुआ। फिर दूसरा है कि आप खुली हवा में भी योगा कर सकते हो, जिसके लिए आपको पर्टिकुलर एसी या इंस्ट्रूमेंट्स या एक्सरसाइजेस की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। और आज के इसमें तो ऐसा है कि बहुत सारे योग गुरु है, बहुत सारे योगा टीचर्स है, अमरावती में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में भी इस तरह के योगा के जो गुरु है, वो लोग तो फ्री में ही योगा सिखाते हैं। उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, कोई चार्जेस नहीं है। तो इस वजह से वो चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, और आपको उसमें डबल फायदा हो जाता है जो शायद हमको दूसरी एक्सरसाइज में नहीं होता है। दूसरी एक्सरसाइज में जैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, दूसरी एक्सरसाइज में आपको एसी के या बंद कमरे में एक्सरसाइज होता है। तो योगा में तो हम लोग जितना बाहर करेंगे, खुली हवा में करेंगे, उतना ज्यादा ऑक्सीजन का इनहेलेशन जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, और हमको जो फायदे हैं उसमें वो 2 टाइम्स मोर मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। इसलिए हम है कि हम योगा ये चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मानते हैं। मित्रों, जिस तरह से डॉक्टर मेघा जी कह रही हैं कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति है या संस्थाएं जो निःशुल्क बिना किसी पैसे के योगासन सिखाती है, तो अमरावती में डॉक्टर डीजी सोनी और मैडम सोनी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अमरावती में विभिन्न जगह पर ये जितने चाहे उतने लोगों को सिखा रहे हैं बिना किसी शुल्क के। इन लोगों का हम नमन करते हैं। मैम, आपने हाँ, कहा था कि ये इससे आपका जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य, उस पर भी इसका सकारात्मक असर होता है। इससे कैसे? जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि जैसे हम आसन करते हैं वो तो शारीरिक हो गया है, लेकिन मानसिक रूप से अगर हम इसमें जैसे योगा में मेडिटेशन है, श्वसन की काफी सारी क्रियाएं हैं, जिसमें कई इसमें सिर्फ आपको इनहेलेशन यानी सिर्फ हवा अंदर कैसी लेनी है ये बताते हैं, कई क्रिया में हवा बाहर कैसी छोड़नी है ये बताते हैं, कई क्रिया में उस सांस को पकड़ के रखने की क्रिया बताते हैं। इस तरह से हमारा जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है अगर हम प्रॉपर वे से वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। हम अच्छी तरह से उसको सीख के और टाइम देके और प्रॉपरली उसको करते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से सर्कुलेशन बढ़ जाता है।
सर्कुलेशन बढ़ने अभी आजकल तो आपने सुना भी होगा कि कुछ हाइपरबारिक ऑक्सीजन करके है कि जो लोग स्पेशल ऑक्सीजन थेरेपी के लिए जाते हैं, इसमें तो हमको ऐसे ही मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द एयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और ये हम लोग अगर करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ा रहे हैं। और रेस्पिरेटरी का एक मेन ये है कि जितना हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट करते हैं, आज के इसमें जैसे कोविड के इसमें सब ब्रेथलेसनेस ये पहला सिम्टम है उसका। तो जो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ जिसको बोलते हैं, कम सांस लेने में तकलीफ होना, अगर हम योगा करते रहे और हमारा इम्प्रूव करते रहे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें हमको ये इम्यूनिटी जो है, हमको एक सकारात्मक ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन जो इम्यूनिटी है हमारे शरीर की वो बढ़ जाती है उससे, और उसकी वजह से काफी सारा फायदा होता है। और जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेवल जितने बढ़ाते हैं हमारे शरीर के, हर एक जो आपको मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, या कहीं आपको कुछ व्याधि हुई है, तो उससे भी आप उभर सकते हो। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। और रेस्पिरेशन का सबसे ज्यादा महत्व रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही है योगा का इम्पोर्टेंस, जो भी है। ये तो ऐसा मैम कह रही हैं कि ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के इतनी आवश्यक है उसे प्राणवायु कहते हैं, और जब हम उसको अंदर हाँ सांस लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। अगर ये ऑक्सीजन हाँ पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, शरीर में पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है, तो शरीर की हर सिस्टम, हर अवयव बराबर काम करता है, निरोगी रहेगा, हाँ, स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेट होगा। और ऐसा माना जाता है कि ये सांस की गति या हमारे हृदय की गति, हार्ट रेट या रेस्पिरेट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। कि अगर हम हाथ हिला रहे हाँ हैं, चाहे तो हिला सकते हैं, चाहे तो नहीं हिला सकते हैं। अगर हम बोलना चाहे तो बोल हाँ सकते हैं, नहीं बोल सकते। लेकिन हार्ट रेट या रेस्पिरेट हमारे अंडर में नहीं कि हम चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते हैं। तो योगासन प्राणायाम के द्वारा हम इसे नियंत्रित करते हैं कि अगर इसकी गति बढ़ गई है तो इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, अगर हमारा अच्छा इतना करते हैं। फोकसिंग होता है तो निश्चित तौर से ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और हाँ मैडम शायद इसीलिए इससे ऐसा मानते हैं कि एंग्जाइटी या जो हमारे डिप्रेशन वगैरह ऐसी बीमारियां भी कम हाँ होती है, क्या सही है? हाँ, तो इसमें यह है कि अगर हम हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए हम जो आसन कर रहे हैं, जो प्राणायाम कर रहे हैं, जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इसमें उसमें क्या होता है कि हम हमारे हमारे ऊपर का जो कंट्रोल है, हम लोग मेडिटेट कर रहे हैं, ये सब हमको जो पढ़ाया जाता है योगा में, हमारे ऊपर का कंट्रोल हम अपने आप आ जाता है। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में हम लोग सब अंदर है, बैठे हैं एक जगह पे, कोई सोच रहा है कि मेरा ये काम होने वाला है या नहीं, या फिर कोई डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी में है, लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि इनके इनकी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो ये मानसिक स्थिति अच्छी करने के लिए तो हम अगर हर रोज आसन ये प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें जनरली आपका जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर हो जाता है। आपको जीने की इच्छा जागरूक होती है। आपके डिप्रेशन माइंड में जितने भी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या जो भी निगेटिव थॉट्स है आपके, इसमें सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है इसकी वजह से। इसलिए ऐसे बोलते हैं कि आपका डिप्रेशन लेवल कम होता है योगा करने से, आपकी एंजाइटी कम होती है, आपके हार्ट बीट्स भी नॉर्मल होते हैं। किसी चीज से आपको डर अगर लगता है तो वो भी आप धीरे धीरे खुद पर कंट्रोल ला सकते हो। तो ये सब मानसिक संतुलन ही प्राप्त करने का एक अच्छा मार्ग है। तो बेस्ट है कि हम जितना खुद पर काबू रखते हैं इस मेडिटेशन, योग और अध्यात्म से, तो उतना हमारा मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, और हमें हमको नकारात्मक जो है, निगेटिव जो थॉट्स है, वो आने बंद हो जाएंगे, और हम लोग पॉजिटिविटी की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। यानी एक तरह से ऐसा माना जाए कि एक सकारात्मकता हमारे जीवन में लाएगी, जीवन के प्रति एक सकारात्मक रूप होगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ा तो हर चीज हमको अच्छी और हरी दिखाई देने लगेगी। हाँ, मैम चूंकि अब हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर है, तो इस अंतिम मोड़ पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि हम हर एक, आज तो ये स्थिति है कि हर एक आदमी को एक्सरसाइज और योगा की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्सरसाइज और योगा नहीं, मैं बोलूंगी कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जिससे कि जिसको जो पसंद हो,
जिसको जो पसंद हो वो एक्सरसाइज और करने की जरूरत है। लेकिन योगासन अगर आप करेंगे तो आपका मानसिक और शारीरिक दोनों भी संतुलन मेंटेन रहेगा। तो मानसिक संतुलन तो कोई भी एक्सरसाइज में मेंटेन होता नहीं है। इसलिए योगासन के जो प्राणायाम और ये जो सेकंड पार्ट है योगा का, मेडिटेशन एंड प्राणायाम, तो ये आप करते हैं तो अपने ऊपर काबू पा सकते हैं। आपकी पॉजिटिविटी बढ़नी चाहिए, आपकी जीवन को अच्छे ढंग से जीने की आशा बढ़नी चाहिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, आपका शरीर भी उसके साथ में अच्छा रहना चाहिए। यू शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेस लाइक डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ऐसे ये सब जो आजकल हर एक थर्ड आदमी में जो है कि हर एक इसमें डायबिटिक टेंडेंसीज बढ़ रही है, वो सब इसकी वजह से है कि टेंशन आप बहुत लेते हो हर एक चीज। तो ये सब बढ़ने से रोकने के लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है योगा है। फिर आप बाकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। हाँ, जिसके हार्मोनल्स जैसे चेंज होते हैं, बहुत सारी स्त्रियों में भी ये हार्मोन्स का बदल होता है, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लड़कियों के लिए भी अच्छा है क्योंकि इससे फैट भी कम होता है और वेट का मेंटेनेंस भी हो सकता है अगर प्रॉपर वे से डाइट भी साथ में किया जाए तो। और दूसरा, जो आज के नौजवान हैं जो एक्सरसाइज में बहुत कम रुचि रखते हैं या फिर वो हाईफाई एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, मुझे उनको ये कहना है कि फिजिकल फिटनेस तो आपको कहीं मिल जाएगा और जगह पे भी, पर मेंटल फिटनेस आपको सिर्फ योगा से ही आ सकता है। तो वो मेंटल फिटनेस आपको बहुत बढ़ानी पड़ेगी, तो ही आपका फिजिकली, वो दोनों भी साथ साथ में काम करते हैं। जैसे कि फिजिकल और मेंटल फिटनेस जो है वो साथ में है। जैसे कि अगर आप फिजिकली फिट रहे, आपका मन तंदुरुस्त है तो तन तंदुरुस्त है, इस तरह का बोलने का ये है। अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप योगा कीजिए, आप मेंटली भी फिट हो जाएंगे, दोनों भी साथ साथ में रहेंगे तो यू विल बी अ टोटली फिट मैन, टोटली फिट पर्सन। तो इस तरह से आप उसका बहुत महत्व रख के हर एक उम्र के लोगों ने करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि हम लोग अभी तक, ये बहुत सालों पहले जैसे हम लोग अवेयरनेस ही नहीं था, एक्सरसाइज का किसी को अवेयरनेस नहीं था, पर रामदेव बाबा जी ने जो योगा का ये शुरू किया है, तो शायद हम लोग सीख गए कि हम लोग सांस भी लेते हैं, ये हमें मालूम पड़ा कि हम लोग सांस भी लेते हैं। नहीं तो लोगों को इतना अवेयरनेस ही नहीं था कि वो लोगों ने कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो अवेयरनेस क्रिएट हुआ है उनकी वजह से, और बाकी लोग उसकी तरफ जाने लगे हैं, फिट रहने लगे हैं, तो ये थोड़ा बदलाव आया है लोगों में। और पर्टिकुलरली ये घर में जो रहती है स्त्रियां, उनमें भी बदलाव आया है। वो भी चाहती है कि वो भी फिट रहे, वो भी फ्री फ्रॉम डिजीजेस रहे। तो इस तरह के बदलाव योगा से आते हैं और हर एक ने करना चाहिए। थोड़ा बहुत नहीं तो आधा घंटा देके, 30 मिनट्स देके, एवरी डे यू गिव 30 मिनट्स, तो तुमको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और 30 मिनट मुझे लगता है शायद हम लोग तो ऐसे ही लाइफ में वेस्ट कर देते हैं कहीं तभी, फुल 24 आवर्स तो हम लोग यूटिलाइज करते नहीं है। तो 30 मिनट्स इज अ वेरी लेस टाइम कि हम लोग हमारे शरीर और मन को दे और खुद को दे। तो मुझे लगता है कि सब लोग फिटनेस की तरफ अच्छी तरह से जाएंगे। तो ये सब जो है, जो बीमारियां आ रही है या फिर जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो शायद और भी जागरूक हो जाएगा और फिटनेस लेवल शायद और भी बढ़े हमारे यहाँ इंडिया का। मैम, जिस रोचक ढंग से आपने हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और मित्रों, चूंकि अब समय हमें अनुमति नहीं देता कि हम और बातें करें, हालांकि बहुत सारे विषय अछूते रहेंगे जिस पर हमें मैम से मार्गदर्शन हासिल करना था। आपसे विदा लेते हैं इस वायदे के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए एक्सपर्ट के साथ फिर से आपसे भेंट होगी। और मैम, आपका हृदय से आभार, नमस्कार, धन्यवाद।